हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक क्लासेस जयपुर पर। जैसा कि हमारा एसएसजीडी के लिए चल रहा था भारतीय भूगोल, तो भारतीय भूगोल में हम बात करते हैं आज भारत की नदियों के बारे में। तो भारत की नदियों में सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों में आज हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ पे जाके ये गिरती है, और इसकी सहायक नदियों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के सोनाख्याम हिमनद से इसका उद्गम होता है। किसका? सिंधु नदी का उद्गम होता है। यानी कि आप मेरे साथ अच्छे से याद करिए, ऐसे की ऐसे मैप के जरिए नदियों को डिवाइड करके आप ऐसे की ऐसे मैप में बनाइए। रफ कॉपी ले लिए, उसमें बनाइए, चाहे आप मैप ले आइए, इंडिया का मैप ले आओ और उसमें भरो आप ऐसे की ऐसे नदियाँ बनाओ, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी और आपको देखते ही याद हो जाएगा कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ जाके कौन सी नदी में मिलती है। और ये नदियाँ जो नदियाँ पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, ये बिल्कुल डीपली में पढ़ाऊंगा मैं आपको। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओ, बिल्कुल डीपली में जाके पढ़ाता हूँ आज मैं आपको नदियाँ। तो सिंधु नदी की बात कर रहे थे। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील के सोनाख्याम हिमनद से। और स्थान पूछे तो बोखरचू स्थान है, यहाँ से इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का। अब यहाँ से चलेगी आगे, यहाँ से चलिए आगे आई और यहाँ पे भारत की सीमा पड़ती है। तो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये प्रवेश करती है लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों से भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों से भारत में प्रवेश करी और आगे जाएगी। यहाँ पे लेह स्थान पड़ता है, लेह से होते हुए कश्मीर में होते, लेह से होते हुए कश्मीर से आगे आकर लेह कश्मीर और आगे आकर फिर पाकिस्तान में आ जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश कर ये नदी आगे चलती है और यहाँ पे कराची के पास आके अरब सागर में मिल जाती है। तो ये थी सिंधु नदी का उद्गम और अंतिम स्थान। सिंधु नदी की लंबाई पूछे कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी लंबाई है सिंधु नदी की? 2880 किलोमीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंधु नदी की लंबाई। तो सिंधु नदी की लंबाई है, सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी है सिंधु नदी की लंबाई? 2880 किलोमीटर। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ये इसकी कुल लंबाई है सिंधु नदी की, 2880 किलोमीटर। और सिंधु नदी के बारे में क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है। तो भारत में है इसकी लंबाई लगभग 1100 के पास है। यानी कि सिंधु नदी की लंबाई भारत में कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई है भारत में 1114 किलोमीटर। कितनी है? 1114 किलोमीटर। आप लिख लेना, चाहे मैं आपको लिखाई देता हूं। भारत में 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, भारत में है 1114 किलोमीटर। यानी कि यहां से और यहां तक इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर और कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। यह है सिंधु नदी की लंबाई। अब सिंधु नदी के बारे में आपको एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है। कौन सा है? तो वो क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता। यानी कि सिंधु जल समझौता आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका और एसएससी में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके इससे कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, इसके तहत भारत कितना % जल यूज कर सकता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। बात है ये 1960 ईस्वी की, 1960 ईस्वी की, जब भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी के जल को लेकर विवाद हुआ। तो पाकिस्तान गया यूएनओ में और यूएनओ में बोला कि भारत इस नदी का जल ज़्यादा उपयोग में करता है और पाकिस्तान तक कम जल आकर पहुंचता है। तो यूएनओ में गया तो यूएनओ ने करवाया था सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सन 1960 ईस्वी में। कब हुआ सिंधु जल समझौता? सन 1960 ईस्वी में। और इसके तहत सिंधु जल समझौता के तहत भारत इसका 20% जल यूज में कर सकता है। कितना? 20% जल यूज में कर सकता है। यह सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था सिंधु जल समझौता, जिसके तहत सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ,
जिसके तहत भारत इस नदी का 20% जल यूज में कर सकता है और बाकी पाकिस्तान करता है इस समझौते के तहत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे जो सिंधु नदी की सहायक नदियां ना, उनकी बात करेंगे। तो इसे मैं मिटा देता हूं। आप एक बार फिर से इसे रिवीजन कर लेना ताकि आपको देखते ही याद हो जाए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लें, लाइक करें ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम क्लास शुरू कर रहे थे। हम देख रहे थे सिंधु नदी, तो सिंधु नदी में हमने बात की है सिंधु नदी की। अब हम देखते हैं सिंधु की सहायक नदियाँ की। यानी कि सिंधु की सहायक नदियों को पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचनद। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पांच मुख्य नदियाँ हैं। कौन कौन सी है वो 5 मुख्य नदियाँ? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदियाँ मुख्य नदियाँ हैं इसकी सहायक में, सिंधु नदी की में। वैसे तो और भी है, यहीं से भी आती है, पाकिस्तान से भी आती है, एक उधर से भी आती है, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उनसे कभी एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं उठाता है। वो उठाता है 5 नदियों से, कि सिंधु की सहायक नदियों में 5 नदियों में, जिन्हें पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? पंचनद। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका कि पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ आती है। कौन कौन सी नदियाँ आती है पंचनद में? पंचनद में आती है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये आती है पंचनद में, 5 नदियाँ आती है। और अब हम देखते हैं, यानी कि जो सतलज, और सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर से, यानी कि उत्तरी तरफ से देखेंगे। सबसे पहले हम झेलम नदी की बात करते हैं। सबसे पहले हम कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ पे जाके ये इसमें मिलती है सिंधु नदी में। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग, जम्मू कश्मीर से। कहाँ से होता है? शेषनाग, जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम होता है झेलम नदी का। और आगे चलती है, और यहीं पे जो कहाँ से होता है, पहले तो इसका उद्गम देखो आप। इसका उद्गम लिख लेना आप कॉपी में, मैं लिखाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस कारण आप लिखते जाओ मेरे साथ के साथ। मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि झेलम नदी डालो हेडिंग, और इसमें लिखो कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम होता है जम्मू कश्मीर के शेषनाग से। कहाँ से होता है? शेषनाग, जम्मू कश्मीर से झेलम नदी का उद्गम होता है। और आगे चलती है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो वुलर झील है ना, वो वुलर झील इसी नदी के किनारे है, यानी कि इसी नदी के ऊपर है। कौन सी झील? वुलर झील। वुलर झील से गुजरती है कौन सी नदी? झेलम नदी। तो ये भी क्वेश्चन एसएससी में काफी बार पूछ चुका है, एसएससी में कि पूछा हुआ सवाल है कि जो वुलर झील है ना, इससे कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो वुलर झील से होकर गुजरती है झेलम नदी। कौन सी नदी गुजरती है वुलर झील से? वुलर झील से गुजरती है झेलम नदी। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ताकि एसएससी में आने की संभावना रहती है नदियों से क्वेश्चन। तो अगर नदियों में से क्वेश्चन पूछेगा उत्तर भारत में, तो सिंधु नदी में ज़्यादातर क्वेश्चन यही बनता है कि जो झेलम नदी है ना, ये कौन सी झील से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है जम्मू कश्मीर की वुलर झील से। इसके अलावा फिर ये यहाँ से जाती है और अनंतनाग, यहाँ से जाती है अनंतनाग और बारामूला से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है ये। तो पाकिस्तान में कहाँ पे जाके मिलती है झेलम नदी? यहाँ पे है जंग नामक स्थान है एक। कौन सा स्थान है ये? जंग स्थान है ये। मैं यहाँ पे बना देता हूँ जंग। ये स्थान है जंग, यहाँ पे जंग स्थान पड़ता है। कौन सा पड़ता है? जंग। ऐसे लिखना आप, जंग। ये पड़ता है जंग। पाकिस्तान के पास जंग नामक स्थान में जाके किसमें मिल जाती है? ये चिनाब नदी में। ये चिनाब नदी आ रही है, इसमें आके मिल जाती है झेलम नदी। और इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है, जो ये झेलम नदी है ना, इसमें अनंतनाग से लेकर, यानी झेलम नदी में अनंतनाग से लेकर बारामूला तक नौकायन है। यहाँ से अनंतनाग से लेकर बारामूला तक इसमें नौकायन है। किसमें? झेलम नदी में। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी सहायक नदी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? सिंधु की। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वह चिनाब नदी। इसकी बात करते हैं हम। अब आपको लगेगा कि सर सबसे बड़ी सहायक नदी तो ऐसे यह है सतलज नदी, क्योंकि सबसे लंबी यही है, यहाँ से निकल रही है मानसरोवर से और यहाँ पे आके मिल रहे हैं पाकिस्तान में आके। तो सबसे बड़ी सहायक तो यही हुई ना, सतलज नदी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी सहायक नदी का मतलब है सबसे ज़्यादा जल कौन सी नदी लाकर मिलाती है। ये इतनी दूरी से जरूर आती है, यानी कि सबसे लंबी सहायक पूछे ना तो ये है सतलज नदी है सबसे लंबी। लेकिन सबसे बड़ी सहायक की बात करते हैं ना हम, तो सबसे बड़ी सहायक है चिनाब नदी। वो कैसे सर? तो वो ऐसे है कि इसमें क्या है, झेलम नदी यहाँ से जल लाती है,
और इसमें मिला देती है चिनाब नदी में। रावी नदी इधर से जल लाएगी, चिनाब नदी में मिल जाएगी। ऐसे इसमें बहुत सी नदियां आकर इसका जल मिला देती है इसमें चिनाब नदी में। तो सबसे ज़्यादा जल कौन सी नदी लाती है? चिनाब नदी लाती है। इस कारण ये सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई सिंधु की चिनाब नदी। तो जल के प्रवाह की दृष्टि से बात करते हैं हम बड़ी सहायक नदियों में, तो यह है चिनाब नदी। अब हम बात करते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से होता है और दो शाखाओं के रूप में होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। चिनाब नदी को दो शाखाओं के रूप में इसका उद्गम होता है। चंद्र और भागा, दो शाखाओं से मिलकर चिनाब नदी बनती है। यानी कि चंद्र और भागा, ये दोनों शाखाएं, ये चंद्र हो गई और ये नीचे की भागा हो गई, ये दोनों शाखाएं मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। और चिनाब नदी यहाँ से उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से इसका। और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मैंने बताया है आपको। और जो चिनाब नदी है ना, ये पीर पंजाल में गहरे गार्ज बनाती है। यानी कि यहाँ पे पीर पंजाल पड़ता है, इसमें गहरे गार्ज बनाती है चिनाब नदी। कौन सी? गहरे गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? चिनाब नदी करती है पीर पंजाल में, जिसमें कि सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। अगर आप चिनाब नदी की लंबाई की बात करते हो तो यानी कि चिनाब नदी की लंबाई भी अगर आप देखना चाहो तो चिनाब नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर। कितनी है? 1180 किलोमीटर चिनाब नदी की लंबाई है। चिनाब की लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। और अभी मैंने आपको बताया था कि सिंधु की कितनी है, बताओ आप। सिंधु की है 2880 किलोमीटर और इसकी कितनी है? 1180 किलोमीटर। ये इसकी टोटल लंबाई है चिनाब नदी की, 1180 किलोमीटर है चिनाब नदी की, ये इसकी लंबाई है। इसके बाद में हम बात करते हैं रावी नदी की, कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम भी वहीं से होता है। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से होता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग से रावी नदी का उद्गम होता है। आपको दिख रहा है ये रावी नदी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग से इसका उद्गम होता है। किसका? रावी नदी का। फिर से देख लो, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कांगड़ा जिला, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है रावी नदी का। और ये यहाँ से बहते हुए आगे आकर यहाँ पे पाकिस्तान में आकर इसमें मिल जाती है। किसमें? चिनाब नदी में। और फिर ये यहाँ पे आके इसमें मिल जाती है सिंधु नदी में। इस कारण ये रावी इसकी सहायक नदी है चिनाब की। ये इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता रावी के बारे में, बस यही बनता है इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम होता है कांगड़ा जिले, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। किसका? रावी नदी का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नदी की। किसकी? व्यास नदी की। कौन सी नदी बच रही है हमारी? व्यास और सतलज। तो अब हम बात करते हैं व्यास नदी की। तो व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो व्यास नदी का उद्गम होता है व्यासकुंड, हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के व्यासकुंड से इसका उद्गम होता है व्यास नदी का। और ये यहाँ से बहती हुई यहाँ पे आके, यानी कि जो हरि के बैराज है ना, यहाँ पे आके इसमें मिल जाती है। किसमें? सतलज नदी में। फिर से देखो, व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? व्यास नदी का उद्गम होता है व्यासकुंड, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है व्यासकुंड, यहाँ से इसका उद्गम होता है व्यास नदी का। और यहाँ से बहते हुए यहाँ पे आती है और हरि के बैराज में आकर अपना जल सतलज नदी में मिला देती है व्यास नदी। और इस व्यास नदी के बारे में एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये बनता है कि सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो अपना जल पाकिस्तान में नहीं लाती है, तो वह है व्यास नदी, क्योंकि ये पाकिस्तान से पहले ही भारत में ही इसमें सतलज नदी में मिल जाती है। ये पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है व्यास नदी। इस कारण ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है व्यास, जो पाकिस्तान में नहीं बहती है, ये मात्र भारत में ही बहती है और अपना जल इसमें मिला देती है सतलज नदी में। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नदी सतलज नदी की। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। ये स्थान पड़ता है यहाँ पे, कौन सा? राकसताल। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकसताल से इसका उद्गम होता है सतलज नदी का। और यहाँ से आगे चलती है और यहाँ पे आते हुए यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है, कौन सा? सिपकिला दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी है? ये सतलज नदी है, जो कि यहाँ से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील के राकसताल से निकलती है और भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। आपको यहाँ पे मैं बना रखा हूँ, ये दर्रा सा दिख रहा है आपको, यहाँ से प्रवेश करती है ये सिपकिला दर्रे से। कौन सी नदी है? ये सतलज नदी है। और इसी पर जो भाखड़ा नांगल बांध है ना, वो इसी सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध का किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध और भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है।
कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो वह सतलज नदी के ऊपर स्थित है। यहाँ से यहाँ तक ये सतलज नदी है, तो भाखड़ा नांगल बांध भी इसी सतलज नदी पर स्थित है। और ये सतलज नदी यहाँ से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस्थाल से, सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे बांध है भाखड़ा नांगल बांध, और यहाँ से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पे जाके एक स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान पड़ता है? ये पाकिस्तान में स्थान पड़ता है मिथनकोट। कौन सा है? मिथनकोट। यहाँ पे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। यहाँ पे ये जो स्थान दिख रहा है ना आपको, ये मिथनकोट है। मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मिथनकोट। ये जो स्थान है ना, ये स्थान आपको ध्यान में रखना है। यह है मिथनकोट, मिथनकोट। यहाँ पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान के मिथनकोट में जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है ये? सतलज नदी। एक बार फिर से देख लो इसे कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस्थाल से इसका उद्गम होता है। भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर है, सतलज नदी पर, और यहाँ से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में यहाँ पे स्थान पड़ता है मिथनकोट। इस मिथनकोट में जाके ये इसमें मिल जाती है सिंधु नदी में। कौन सा स्थान है? मिथनकोट, और इसमें जाके सिंधु नदी में मिल जाती है सतलज नदी। इसकी सतलज नदी की लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी? सतलज नदी की बात कर रहे हैं हम। सतलज नदी की लंबाई है 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर सतलज नदी की लंबाई है। और अगर क्वेश्चन ये आए कि सतलज नदी की कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर, लेकिन क्वेश्चन ये बने कि सतलज नदी की भारत में लंबाई कितनी है, तो 1050 किलोमीटर है इसकी। भारत में कितनी है? भारत में 1050 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई है, जो सतलज नदी है ना, सतलज नदी की कुल लंबाई है, सतलज नदी की कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। भारत में है 1050 किलोमीटर। यह है सतलज नदी के बारे में। और मैंने बताया कि यहाँ पे जो 5 नदियाँ होती है ना, इसकी सिंधु सहायक नदियाँ, इन्हें पंचनद कहते हैं। तो यह है पंचनद। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ जिसमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, वो नॉर्मली एग्जामों में नहीं आता है, वो जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उन्हीं में आता है। तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्योंकि जानकारी के लिए चाहिए, कभी भी आ सकता है वो भी, क्योंकि आजकल है ना जो छोटे मोटे एग्जामों में भी वो क्वेश्चन आने लग गया। अब हम बात करते हैं दोआब की। तो दोआब को आपको पता होगा कि दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहते हैं। ये क्वेश्चन तो बेसिकली सभी को पता होगा कि दो नदियों के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं? हम दोआब कहते हैं। लेकिन यह आपको इस नदी में, जो सिंधु नदी है ना, इसमें दोआब को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि बिस्त दोआब किसे कहते हैं, बारी दोआब किसे कहते हैं, रचना दोआब किसे कहते हैं, और चाज दोआब किसे कहते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है सिंध दोआब। तो आपको ये लिखना है, मैं आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले देखो बिस्त दोआब, यानी कि बिस्ट दोआब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये बिस्ट दोआब, बिस्ट दोआब, बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब कौन सा क्षेत्र है? तो बिस्ट दोआब है व्यास और सतलज के बीच का, यानी कि ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो व्यास नदी है और ये सतलज नदी है, यानी कि सतलज और व्यास के बीच के जो भूभाग है ना, इसे कहते हैं बिस्ट दोआब। किस नाम से जाना जाता है इसे? बिस्ट दोआब। सतलज और व्यास, सतलज और व्यास नदी के बीच के भूभाग को बिस्ट दोआब कहते हैं। व्यास हो गई और ये सतलज, इनके बीच के भूभाग को क्या कहते हैं? बिस्ट दोआब। इसके बाद में आता है बारी दोआब। कौन सा आता है? बारी दोआब। तो बारी दोआब कहते हैं, यहाँ पे पड़ता है बारी दोआब व्यास और रावी के बीच के भाग को, यानी कि ये व्यास नदी है और ये रावी नदी है, इन दोनों के जो ये बीच का भूभाग है ना, इसे कहते हैं बारी दोआब। रावी और व्यास दोनों की नदियों के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं? व्यास दोआब। दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहते हैं ना, तो इन दोनों के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं? बारी दोआब। बिस्ट दोआब हो गया व्यास और सतलज के बीच के भूभाग को, बारी दोआब हो गया व्यास और इसके रावी के बीच के भूभाग को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बिस्ट दोआब में कौन कौन सी नदियाँ थी? इसमें थी सतलज, यहाँ पे लिख देता हूँ,
सतलज और व्यास। बाद में बात करते हैं बारी दोआब की। बारी दोआब, बारी दोआब, बारी दोआब में आती है यहाँ से व्यास और रावी। बारी दोआब में आती है व्यास और रावी। यानी कि ये हो गया व्यास और सतलज के बीच के भूभाग को कहते हैं विशिष्ट दोआब। व्यास और रावी इन दोनों के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं? बारी दोआब। और बारी दोआब के बाद में आता है यहाँ पे रचना दोआब। रचना दोआब की नदियों के बीच के भाग को कहते हैं तो रावी और चिनाव नदी के भाग को क्या कहते हैं? रचना दोआब। जो आपको बीच का भूभाग दिख रहा है ना, ये इसे कहते हैं रचना दोआब। और इसके बाद में आता है यहाँ पे चिनाव और झेलम, इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं? चाच दोआब। और इसको क्या कहते हैं? सिंध दोआब। तो मैं आपको लिखा देता हूँ, ये इसे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे आता है रचना दोआब। रचना दोआब, रचना दोआब में कौन कौन सी नदियाँ आती है? रचना दोआब में आती है जो ये नदियाँ दिख रही है ना, यानी कि रचना दोआब। रचना दोआब में रावी और चिनाव नदी आ रही है। ये जो बीच का विभाग है ना, ये रचना दोआब, रावी और चिनाव नदी। तो रचना दोआब में कौन कौन सी नदियाँ आती है? रावी और चिनाव नदी। रावी और चिनाव के बीच के भाग को क्या कहते हैं? रचना दोआब। इसके अलावा बात करते हैं इसकी चाच दोआब की। कौन सा बच रहा है हमारा? चाच दोआब। चाच दोआब, चाच दोआब। तो ये चाच दोआब में कौन कौन सी नदी आती है? इसमें आती है चिनाव और झेलम। चिनाव और झेलम। चिनाव और झेलम के बीच के भाग को क्या कहते हैं? चाच दोआब। और एक बचता है सिंध दो, यानी कि सिंध दोआब। कौन सा पड़ता है? सिंध दोआब पड़ता है, सिंध दोआब। सिंध दोआब। इसमें कौन कौन सी नदी आती है? इसमें आती है झेलम और सिंधु नदी। झेलम और सिंधु नदी यह आती है इसमें। यानी कि फिर से देख लो, जो सतलज और व्यास नदी है ना, इसके बीच के भाग को कहते हैं विशिष्ट दोआब। इसके बाद में जो रावी और व्यास है ना, इसके बीच के भाग को कहते हैं बारी दोआब। और चिनाव और रावी, यानी कि चिनाव और रावी के बीच के भाग को कहते हैं रचना दोआब। और चिनाव और झेलम, इनके बीच के भाग को कहते हैं चाच दोआब। और सिंधु और झेलम नदी के भाग को क्या कहते हैं? यानी कि सिंधु और झेलम नदी के भाग को कहते हैं हम सिंध दोआब। ये झेलम है, इसके भाग को कहते हैं सिंध दोआब। तो ये हमारी सिंधु नदी के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में, और फिर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और फिर बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।